आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के क्लास में आगे बढ़ते हुए एजम्पशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आगे हम आपको बताते चलेंगे। तो सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या हैं? तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या को निम्नलिखित तरीके से हम समझा सकते हैं। एक एक करके हम आपको कई एक पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत, उस पॉइंट्स के अंतर्गत हम एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे। नंबर 1, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता। उत्पादित वस्तु का विक्रय पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किया जाता है। इस कारण फर्म या सीमांत आय तथा औसत आय बराबर होगी, अर्थात फर्म द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर कीमत में कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा, सघन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता। साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, जिस कारण प्रत्येक फर्म को साधन की प्रचलित कीमत देनी पड़ती है। तीसरा, साधनों की पूर्ण गतिशीलता। साधनों की इकाइयों में पूर्ण गतिशीलता यानी परफेक्टली मोबाइल होने के कारण एक साधन की कीमत विभिन्न व्यवसायों के समान होगी। साधनों की समरूपता। नेक्स्ट, उत्पादन के किसी भी साधन विशेष की सभी इकाइयां समरूप होती हैं। 5वें नंबर पर, साधन का प्रतिस्थापन संभव। उत्पादन के साधनों का एक दूसरे के प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, जैसे पूंजी के स्थान पर हम श्रम का प्रयोग कर सकते हैं। फिर साधनों का विभाजन संभव। उत्पादन के विभिन्न साधनों का छोटी छोटी इकाइयों में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि करने के लिए साधनों की इकाइयों मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है परिवर्तनशील साधन संयोग। उत्पादन के प्रत्येक साधनों का विभिन्न अनुपातों में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात किसी एक साधन की मात्रा को अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर मात्रा के साथ घटाया या बढ़ाया जा सकता है। फिर है उत्पादन तकनीक का स्थिर होना। इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर 9वां है सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशील होना। वस्तु के उत्पादन में सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। उसके बाद 9 हो गए। 10वें नंबर पर है पूर्ण रोजगार। इसके अंतर्गत व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि साधन की पूर्ति स्थिर रहती है। फिर 11वें नंबर अधिकतम लाभ। उत्पादन करने के उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। दीर्घकाल, यह सिद्धांत दीर्घकाल तक मान्यता पर आधारित होता है। और आखिरी है सीमांत उत्पादकता का माप संभव। उत्पादन के प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता को मापा जा सकता है। ये तो हो गए अजम्पशन, मतलब कि इन अवधारणाओं के आधार पर हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निर्भर करता है। जब तक ये 13 पॉइंट उसमें नहीं होंगे तब तक सीमांत उत्पादकता जो है हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं हो सकता। वो मतलब कि हम इस थ्योरी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद आया यहाँ पर ये ख़त्म होता है। इसके बाद हम आपके साथ शुरू करेंगे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी।
इसको कई लोगों ने, जैसे कि कई इकोनॉमिस्ट ने, जैसे बीजर हैं, फ्रेजर हैं, हॉब्सन हैं, इन अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में निम्नलिखित निम्न दोष निकाले। नंबर 1, अवास्तविक मान्यताएं। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, पूर्ण रोजगार आदि मान्यताएं। वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता का स्थान पर अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। उत्पादन के साधनों की गतिशीलता भी अपूर्ण होती है और विश्व के अधिकतर देशों में पूर्ण रोजगार की अवस्था नहीं पाई जाती है। तो अवास्तविक मान्यताओं के कारण इस सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व बहुत कम हो जाता है। दूसरे नंबर पर, साधनों में असमान इकाइयां। इस सिद्धांत की यह मान्यता भी पूर्णतः गलत है कि साधनों की विभिन्न इकाइयां समरूप होती हैं। वास्तव में उत्पादन के प्रत्येक साधन की विभिन्न इकाइयों में असमानता पाई जाती है। उदाहरण तौर पर अगर हम बात करें तो सभी श्रमिक एक जैसे कार्यकुशल नहीं होते, भूमि के विभिन्न टुकड़े एक जैसे उपजाऊ नहीं होते कि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर ले जाएं, तो ये भी बात गलत है। तो इन लोगों ने इन सब चीज़ों को प्राप्त करके इसको कंडेम किया। फिर उसके बाद आया साधनों की अविभाज्यता। सिद्धांत की मान्यता भी अव्यावहारिक है क्योंकि सभी उत्पादन साधनों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण, बड़ी बड़ी मशीनों को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जा सकता है। फिर चौथा, एक पक्षीय तथा अपूर्ण सिद्धांत। इस सिद्धांत में साधनों के केवल मांग पक्ष की ही व्याख्या की गई है। साधनों की पूर्ति को स्थिर मान लिया गया है। आप अल्पकाल में तो किसी भी साधन की पूर्ति स्थिर हो सकती है, परंतु दीर्घकाल में साधनों की पूर्ति में परिवर्तन होता रहता है। फिर साधनों की कीमत निर्धारण पर उनकी मांग व पूर्ति दोनों पर प्रभाव पड़ता है। 5वें नंबर पर, यह सिद्धांत दीर्घकालीन स्थिर अवस्था की मान्यता पर आधारित है, किंतु हमारी वास्तविक समस्या तो अल्पकाल या वर्तमान की होती है, ना कि दीर्घकाल की। अल्पकाल में रुचि, मांग, उत्पादक तकनीक, जनसंख्या आदि अनेक आर्थिक तत्वों में परिवर्तन के कारण गत्यात्मक या डायनेमिक अवस्था पाई जाती है। या आज आपके लिए इतना, इसमें हम चलते हैं। इसके बाद आगे की जो भी मतलब कि आलोचना के जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट पीरियड में हम आपको बताते चले जाएंगे। और आपसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग का मंडे से, आज से यानी कि 2 तारीख से आपके क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। मंडे को आप हैं, ट्यूसडे को फर्स्ट ईयर है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को फिर आप हैं, थर्सडे को फर्स्ट ईयर है और फ्राइडे को आप हैं। तो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आपकी पढ़ाई कॉलेज के अंदर होगी। तो आपसे यह अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द अपने पेरेंट का कंसेंट लेकर के, अभी तक 8 बच्चों ने दे दिया है, आगे आप लोग भी दीजिए। और आप अपने कंसेंट को देने के साथ साथ आइए, आपके न्यूमेरिकल मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, आप आकर के न्यूमेरिकल के ऊपर अपना ध्यान दीजिए ताकि प्रैक्टिकल सेक्शन भी हमारा आगे बढ़ता चला जाए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। अब बाकी का हम बाद में डिस्कस करेंगे।